पहला प्रश्न है, भारतेंदु की भक्तिपरक कविताओं में मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न है, भारतेंदु की राजभक्ति और देशभक्ति की कविताओं की तुलना करते हुए सिद्ध करें कि वे मूलतः देशभक्त थे, न कि राजभक्त। थर्ड क्वेश्चन है, समाज सुधार की दृष्टि से भारतेंदु कविताओं के महत्व पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन 4 है, भारतेंदु की कविताओं में नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना का समुचित समावेश हुआ है, इस कथन की 100 उदाहरण व्याख्या करें। एक कवि और समाज सुधारक के रूप में भारतेंदु के महत्व पर प्रकाश डालें। तो ये सब वही क्वेश्चन हैं। इन्हीं क्वेश्चन को रिपीटेडली इग्नू के एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक एक करके इसको हम पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उद्देश्य। तो इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भारतेंदु, इस इकाई को पढ़ने के बाद हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य से परिचित हो जाएंगे, उनके काव्य की विभिन्न विविधताओं को जान सकेंगे, उनके काव्य की राष्ट्रीय जागरण की किस प्रकार अभिव्यक्ति हुई है इसे रेखांकित कर सकेंगे। आधुनिक हिंदी काव्य पाठ्यक्रम के पहले खंड की यह पहली इकाई है जिसमें आप भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ कब हुआ था? तो आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। इसके कई कारण। अब कारण क्या क्या है कि क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि जो आधुनिक हिंदी कविता के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्यों माना जाता है? तो कारण क्या क्या है? भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी की जिस कविता से हमारा परिचय है उसे रीति काव्य के नाम से जाना जाता है। वह अपने स्वरूप और संरचना दोनों दृष्टियों से रूढ़िबद्ध, श्रृंगारपरक और सामंत वर्ग का अनुरंजन करने वाले काव्य थे। दरबारों में राजाओं और मनसबदारों की चटुकारिता में स्तुति में उन्हें प्रसन्न करने, हंसाने, चमत्कृत करने और उनकी रंग लीलाओं को और मधुर बनाने के लिए काव्य के परंपरागत लक्षणों के आधार पर कविता का सृजन होता था। समाज के व्यापक भावबोध की खटी हुई इस कविता का ऐतिहासिक महत्व तो है, किंतु उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक चिंताओं के कोई संदर्भ नहीं है जिससे उस कविता का कोई महत्व स्थापित हो सके। हालांकि इस दौर में भी, मतलब इस दौर की बात, कौन सी दौर की बात हो रही है? रीति काल में भी भक्ति, वीर, नीति काव्य की रचनाएं होती रही, लेकिन मुख्य धारा रीतिबद्ध कविता ही रही। तात्कालीन राजनीतिक, सामाजिक स्थिति में भी कोई ऐसी नहीं रही जिसमें कविताओं के उत्थान की गुंजाइश हो। यही वह समय है जब अंग्रेज मिशनरी यहाँ आकर अपने पांव जमा रही थी, रीतिकाल के समय, और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक मकसदों के लिए धीरे धीरे अपना राज्य स्थापित कर रही थी। राजाओं और नवाबों को आपस में लड़वाकर और जनता को हर प्रकार से लूटकर वे भारत में धन संपदा को यहाँ से ले जा रहे थे। देश की पूरी तरह असहाय और निर्धन बनाने की अंग्रेजों की साजिश का दबाव का ही विस्फोट सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के रूप में सामने आता है। सुनियोजित न होने के कारण यह विद्रोह हालांकि सफल नहीं हुआ, लेकिन इसमें सभी वर्गों, संप्रदायों, भाषावासियों के एक साथ भाग लिया था। इसके बाद देश की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश संसद के हाथ में आ गई थी। कब आ गई थी? 1858 में, 1857 के विद्रोह के बाद, जिसकी प्रधान कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। रीतिकालीन कविता के विपरीत आधुनिक हिंदी युग में हिंदी कविता, अब हम हिंदी आधुनिक युग की कविता के विषय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आधुनिक युग में हिंदी कविता विषय, रूप, भाव, भाषा के स्तर पर पुरानी केंचुला उतारकर नया रूप धारण करने का प्रयास करती है। कविता दरबारों से निकलकर सीधे जनता के साथ संबंध स्थापित करती है। इन सब प्रयासों में भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी एक साहित्यिक नेता की भूमिका निभाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक, निबंध, कविता आदि कई साहित्यिक विधाओं को अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हुए और पत्रकारिता द्वारा साहित्य और समाज के संबंधों को नए ढंग से समझने समझाने का प्रयास किया। एक कवि के रूप में उनका व्यक्तित्व कितना वैविध्य, बहुआयामी और विकासशील रहा, इसकी पड़ताल हम उनके काव्य के अध्ययन के माध्यम से करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने 70 के करीब के काव्य ग्रंथों की रचना की, जिसमें एक और उनकी परंपरा का सम्मान करते हुए सूरदास, घनानंद, बिहारी की परंपरा का अनुपालन में भक्ति, प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार आदि की रचनाएं की, तो दूसरी ओर नई परंपरा का निर्माण करते हुए अपने समय और युग के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाली कविताएं भी हैं। पारंपरिक कविताओं में भी परंपरा का अंधानुकरण नहीं किया है। याद रखिएगा, भारतेंदु ने अपनी कविताओं में परंपरा का अंधानुकरण न करके हुए अपितु उसे भी समय अनुसार बदलने की प्रवृत्ति दिखाई देती है।
भारतेंदु के पास गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग थी। गद्य जहाँ खड़ी बोली में लिखा जाने वाला लगा था, वहां पद्य की भाषा अधिकांशतः ब्रज ही थी। भारतेंदु की काव्य भाषा, काव्य रूप एवं विस्तार से चर्चा हम इस खंड की अगली इकाई में करेंगे। आइए देखें भारतेंदु के काव्य अपने समय और समाज से किस प्रकार से साक्षात्कार करता है। तो भारतेंदु का भक्तिपरक काव्य। भारतेंदु की कविताओं का एक बड़ा अंश भक्तिपरक कविताओं का है। भारतेंदु ने काव्य की जिस सुदृढ़ परंपरा को विरासत में हासिल किया, उसमें विशाल भक्ति काव्य शामिल है। भक्ति साहित्य इस परंपरा के साथ ही लोक साहित्य और संगीत की परंपरा से भी बखूबी परिचित थे, किंतु उनका तत्कालीन इतिहास इस बात की भी गवाह है कि रीति काव्य के रूप में साहित्य और समाज का रिश्ता दम तोड़ रहा था। सामंती परिवार, वैष्णव संस्कार, साहित्य सृजन की पारंपरिक परंपरा का भी उन पर प्रभाव था। इसीलिए अपने छोटे से जीवन काल में उनकी काव्य रचना का आरंभिक हिस्सा धार्मिक कविताओं के रूप में परंपरा पालन करते हुए सामने आता है। यद्यपि उनकी ऐसी कविताएं भी राष्ट्रीय जागरण की मूल प्रवृत्ति से किसी न किसी रूप में प्रभावित नजर आती हैं। भारतेंदु की भक्तिपरक कविताओं को हम जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उनकी कुछ कविता तो ईश्वर का गुणगान करने, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन करने, धर्म की दार्शनिक मान्यताओं को नकारने या पुष्ट करने वाली कविताएं, जैसे भक्त सरवस 1870, जिसमें राधा और कृष्ण की भक्ति भाव की व्यंजना करते हुए पुराणों के अनुसार उनके चरण चिन्हों का वर्णन है। वैशाख महात्म्य 1872, जिसमें वैशाख महीने के स्नान की महिमा का वर्णन है। देवी छद्म लीला 1873, प्रेम मलिका 1871, प्रातः संस्मरण मंगल पाठ 1873, दैन्य प्रलाप 1873, रानी छद्म लीला 1874 आदि कविताओं में राधा कृष्ण के प्रेम के महत्व का, ईश्वर के प्रति निवेदन का, राधा कृष्ण के मिलन का वर्णन किया गया है। इनमें और ऐसी ही अन्य कविताओं में एक प्रकार से भक्ति आंदोलन की सगुणवादी परंपरा का ही अनुकरण दिखाई देता है। कौन सी परंपरा? सगुणवादी, सगुण जिसमें ईश्वर के रूप को स्वीकार किया जाता है। इन रचनाओं में भारतेंदु पारंपरिक संस्कारों और अपने मत के अनुसार स्वयं को सगुण भक्ति के पक्ष में खड़ा करते हैं। 19वीं शताब्दी में बंगाल से सामाजिक धार्मिक नवजागरण की जो लहर उठी, उसमें धार्मिक काव्य परंपरा के अनुपालन के कई प्रश्न लग गए। धार्मिक सामाजिक सुधारवादी आंदोलन धर्म की रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, धर्म द्वारा निर्देशित या प्रेरित सामाजिक कुरीतियों पर जोरदार खंडन करते हुए समाज सुधार पर बल देने का कार्य कर रहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर भी इसका काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। अपनी अनेक यात्राओं में बंगाल के इन समाज सुधारक नेताओं में से काफी के साथ भारतेंदु का व्यक्तित्व, परिचय, दोस्ती, संपर्क भी रहा और अपनी मान्यताओं का विरोध करने वाली मान्यताओं के खिलाफ भी उन्होंने जोरदार कविताएं लिखी। कुछ मान्यताओं को उन्होंने तर्क की कसौटी पर परख कर बदल ली, जैसे सगुण भक्ति के समर्थक होते हुए अद्वैतवाद का दर्शन भारतेंदु के गले से नीचे नहीं उतर पाया था। तो भारतेंदु ने इस अद्वैतवाद का दर्शन उनके वो समर्थक नहीं थे, तो उन्होंने इसके लिए ही कुछ 4 पंक्तियां लिखी हैं। अहम ब्रह्म सब मूरख भाखे, ज्ञान गुरु बढ़ाए, तनिक चोट के लागत उठत है, रोई रोई कर हाय। जो तुम ब्रह्म चोटी कही लागी, सोई तजय कौन प्राण, हरिचंद्र हासी नहीं करुण ज्ञान विधान। जो पैसवे ब्रह्म ही हुए, तो तुम जोरु जननी, मानो एक भाव सो दोए। ब्रह्म ब्रह्म कही काज न सरनो, वृथा मरो क्यों रोए। हरिचंद इन बातन सो, नहीं ब्रह्म होए कोय। इसी अद्वैतवादियों की मान्यता का भी खंडन करते हैं कि जगत माया है, मिथ्या है। भारतेंदु इस बात का खंडन करते हैं। अद्वैतवादी जो होते हैं वो मानते हैं कि जगत एक माया है, मिथ्या है, लेकिन भारतेंदु इस बात का खंडन करते हैं। तो भारतेंदु इस बात का खंडन करते हुए कहते हैं, जहां अगर झूठा है तो फिर मतवालों को क्या है काम, फिर मजहब में भला क्यों करते हैं हर शख्स कलाम। भीत वगैरह भी तो जहां है, मैं फिर क्या है इनसे काम। इनके सिवा भी कहोगे जो कुछ सब है झूठ है मुदाम, खुदा झूठ होगा, उनका कहना भी सब झूठ है, सब भी सब है झूठा। स्वामी दयानंद एवं उनके
आर्य समाज के द्वारा मूर्ति पूजा, ईश्वर के सगुण का विरोध उन्हें नहीं जचता था, किंतु उनके सामाजिक सुधारों को वे समर्थक थे। तो ईश्वरचंद्र स्वामी दयानंद के मूर्ति पूजा और सगुण रूप के विरोध के वो समर्थक नहीं थे, लेकिन उनके सामाजिक सुधारों के वे समर्थक थे। इसी कारण ब्रह्म समाज का धार्मिक मान्यताओं, मूर्तियों का विरोध के यदि वे विरोधी थे, तो उनकी सामाजिक सुधार और मान्यताओं के ईश्वर जीव की भिन्नता, बलि प्रथा का विरोध, वेदों को अप्रामाणिक मानना, ईश्वर जन्य नहीं मानने के पक्षधर भी थे। ब्रह्म समाज के सामाजिक आंदोलन के भी वे पक्षधर थे। विधवा विवाह, विदेश गमन, अंतरजातीय विवाह आदि को उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इसके अलावा भारतेंदु की विभिन्न धर्मों के बारे में लिखी गई कविताएं हैं, जो जैन, सिख, इस्लाम आदि धर्मों के महत्व को स्वीकार करती हैं। कुल मिलाकर देखें तो भारतेंदु इन कविताओं में देश और समाज की संपूर्ण उन्नति के लिए हुए चिंतित और प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। कहा जाता है, एक बार वे जैन मंदिर में चले गए तो समाज ने उन्हें नास्तिक करार दिया। इसी की प्रक्रिया स्वरूप उन्होंने लिखी, बात को मूर्ख की यह मानो, हाथी मारे तोहू नाही जिन मंदिर में जानो, जग में तेरे बिना और है दूजो कौन ठिकानो। इसी प्रकार गुरु नानक के बारे में उन्होंने कहा, बाबा नानक हरि नाम दे पंचन दही उधार किए, जग ऊंच नीच जन करी कृपा एक भाव अपनाए लिए। कुरान का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया और मुसलमानों के प्रति उन्होंने कहा, फिर जादी बीवी रहस्ती पदरज निज सिर धारिये, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये। सभी धार्मिक मतांतरों को आलोचनात्मक दृष्टि से परखने के बाद वे इसी नतीजे पर पहुंचे कि सभी धर्म की मूल दृष्टि एक ही है। मत मंतारों पर झगड़ने से कोई लाभ नहीं है। सभी को अपने अपने मतों को मानते हुए दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए। खंडन जग में काको कीजिए, सब मत अपनी ही तो है, इनको कहाँ उत्तर दीजिए। इसलिए उन्होंने एक ऐसा मार्ग की कल्पना की जिसमें आडंबर रहित ईश्वर भक्ति का मार्ग सभी के लिए सुलभ हो सके। प्यारो पे ये केवल प्रेम में, ना ही ज्ञान में, ना ही ध्यान में, ना ही कर्म कुल नेम में, ना ही भारत में, ना ही रामायण में, ना ही मनु में, ना ही भेद में, ना ही जगरे में, ना ही युक्ति में, ना ही मदर की भेद में, ना ही मंदिर में, ना ही पूजा में, ना ही घंटा की घोर में, हरिचंद्र ये बांधे डोलत एक प्रीति की डोर में। इस प्रकार आप देखेंगे कि भारतेंदु की धार्मिक कविताएं धार्मिक काव्य की परंपरा को धार्मिक समन्वयवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की ओर विकसित करने का प्रयास करती हैं। अगला है श्रृंगारपरक काव्य। ये हमने भारतेंदु के धार्मिक काव्य के बारे में पढ़ा। अब भारतेंदु ने श्रृंगारपरक रचनाएं भी की हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। परंपरा का अनुपालन करते हुए भारतेंदु ने प्रकृति सौंदर्य, प्रेम सौंदर्य एवं श्रृंगारिक रचनाएं भी लिखी हैं। भक्ति के क्षेत्र में सूर और श्रृंगार के क्षेत्र में बिहारी उनके प्रिय कवि रहे हैं। बारहमासा, होली आदि पर भी भारतेंदु की कविताएं हैं, लेकिन रीतिबद्ध कविताओं की भांति उनकी प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार परक कविताएं किन्हीं राजा दरबार या मनसबदारों की चाकरी में नहीं लिखी गई। उनकी ऐसी कविताओं की संख्या भी अधिक नहीं है। प्रेम सरोवर 1873, प्रेमाशु वर्षण 1873, देवी छद्म लीला 1873, वसंत होली 1874, प्रेम तरंग 1877 आदि उनकी ये कविताएं ही इस श्रेणी में आती हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसी कविताओं में भारतेंदु हाथ आजमाइश जरूर करते हैं, किंतु उनकी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति कहीं भी सक्रिय दिखती है, यहाँ भी सक्रिय दिखती है। व्यक्तिगत जीवन में प्रेम के अतुल अनुभव ऐसी परंपरा से विचलन के संकेत व्यक्तिगत जीवन में प्रेम के अतुल अनुभव ऐसी कविताओं की प्रेरणा रही हूं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। रीतिकालीन कविता की परंपरा से विचलन के संकेत ऐसी कविताओं में भी लक्षित किए जा सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यही रही है कि भारतेंदु की इन कविताओं में पूरे स्वच्छंद, मस्त एवं लोकमन लोकजन से नाता जोड़ने का प्रयास में रत दिखाई पड़ते हैं। रीति मुक्त कवि घनानंद कि कठिन प्रेम मार्ग यह प्रेम का पथ कराल महा तरवारी की धार पर धावनों है की तरह भारतेंदु का प्रेम सरोवर भी बहुत गहरा है। इस रचना में प्रेम मार्ग की कठिनाइयों, प्रेम की परिभाषा, जीवन में उनके सार का भारतेंदु स्वच्छंद ढंग से निरूपण करते हैं। प्रेम सरोवर की यह तीर्थ विधि पर परमान लोक वेदों को प्रथम ही देख तिलांजलि दान
अति सूक्ष्म कोमल अति ही अति पतरो अति दूर प्रेम कठिन सबसे सदा नित ईक रस भरपूर। इसी प्रकार पावस ऋतु के जीवन चित्रण की पृष्ठभूमि में भारतेंदु राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का उनकी विरह मिलन का चित्रण करते हैं। ऐसा चित्रण रीतिकाल में खूब मिलता है। इस दृष्टि से इसमें कोई नवीनता चाहे ना हो, किंतु ऐसे चित्रण में भी भारतेंदु की संवेदनशीलता छिपी नहीं रहती। चाहे पावस ऋतु के विभिन्न चित्रण हो या राधा कृष्ण की स्मृति में कृष्ण से मिलने का चित्रण हो या विरह का। बात बिनु करत पिया बदनाम कौन हेतु है लाज हमें मम बिना बात वे काम आजू गई हूँ प्रात जमुन तट आयो तह घनश्याम पकड़ी मूढ़ी जल बीच हिलरियो तरयो कर को दाम लड़ी कंकन को दियो खरोटा मेरे मुख सुन बाम हरिचंद जाते जमे सब चिपे न प्रीति मुदाम। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतेंदु परंपरा से कन्नी काटकर आगे बढ़ना नहीं चाहते, बल्कि उसे अपनाकर उसमें से अच्छा बुरा पहचान कर ही वे अपने समय से जुड़ना चाहते हैं। उनकी इन सभी रचनाओं को इसी संदर्भ में देखा परखा जाना चाहिए। उनकी प्रेम प्रसंग 1817 ईस्वी रचना इस प्रक्रिया की का बेहतर उदाहरण है। इसमें प्रणय भावना की व्यंजना है, किंतु एक ओर तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पंजाबी, गुजराती, उर्दू आदि भाषाओं का खुलकर प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर लोक संगीत की दुनिया की विभिन्न राग रागिनियों को आधार बनाकर प्रणय की अभिव्यंजना करते हैं। यह खुलापन, मुक्ति का यह एहसास, लोक की परंपरा, काव्य में मिलना, विभिन्न भाषाओं के प्रयोग इसी ओर इंगित करते हैं कि भारतेंदु अपने समय के दबावों को न केवल महसूस कर रहे थे, बल्कि उसे किस तरह वाणी दी जाए, परंपरा को कैसे लोकजन से जोड़ा जाए, काव्य की कौन सी दिशा निर्धारित की जाए, इस ओर भी सचेत रूप से सक्रिय थे। आधुनिक कविताएं आधुनिक कविता में भारतेंदु की उन सभी कविताओं को लिया जा सकता है जो उन्होंने ब्रिटिश शासनाध्यक्षों, ब्रिटिश सरकार की देशभक्ति के बारे में लिखी है। भारतेंदु की प्रथम कविता महारानी विक्टोरिया के प्रति एल्बर्ट की मृत्यु 1861 ईस्वी में लिखकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की। इसी प्रकार महारानी के द्वितीय पुत्र ड्यूक ऑफ एडबिरा के 1869 में भारत आगमन पर श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखकर भारतेंदु अपना हर्ष प्रकट करते हैं। जाके दरस हित सदा नैन मरत पियास सोमुख चंद बिलोकी पूरी सब मन आस नैन बिछाए आपु हित आबहु यामग हुए कमल पावड़ी से ये किए अति कोमल पद जोए। 1870 में मेज ड्यूक ऑफ एडिनबरा के बनारस आने पर, 1871 में प्रिंस ऑफ वेल्स के बीमार पड़ने पर, 1874 में प्रिंस ऑफ रूसी राजकुमारी के साथ राजकुमारी के विवाह होने पर 1875 में भारत आने पर भारतेंदु के सम्मान में कविताएं लिखी। स्वागत स्वागत धन्य भावी राजविराज भई सनात भूमि पर से चरण तुम आज राजकुमार आओ इत दर्शाओ मुखचंदन बरसाओ हम पर सुधा बाड़ो परम आनंद। यही नहीं, प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत का दुख जानने के लिए आया हुआ मानकर वह अपने सामने भारत की पीड़ा को इस प्रकार कहते हैं। भरे नेत्र अंसुरन जलधारा ले उलासी है वचन उचारा क्यों आवत इत नृपति कुमारा भारत में छायो अंधियार दिन का सब दुख कुंवर छुड़ावो दासी की अब सब आस पुरावो ब्रिटिश सिंह की बदन कराल लखी न सकत भयभीत बुआला। भारतेंदु की ऐसी कविताओं के आधार पर ही उन पर ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहने का आरोप भी लगाया जाता है, लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह प्रश्न करते हैं, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत व्यवहार के स्तर पर अंग्रेजों के लिए कभी बिगाड़ नहीं किया और उनका अनेक अवसरों पर सत्कार किया, तो 19वीं शताब्दी के एक राजभक्त परिवार के सदस्य से यह आज्ञा क्यों करनी चाहिए कि वे उपनिवेशवाद विरोधी वैचारिक संघर्ष में सभी अंग्रेजों को एक ही नजर से देखेगा और मानवीय रिश्ते को तोड़ लेगा। भारतेंदु और
भारतीय नवजागरण पृष्ठ 27। लेकिन मूल सवाल ये नहीं है, मूल सवाल ये है कि 1857 के राष्ट्रीय संग्राम के होने के बावजूद भारतेंदु महारानी विक्टोरिया के प्रति और ब्रिटिश लॉर्ड आदि के सहानुभूति सम्मान प्रदर्शन क्यों करते रहे। इसका जवाब 1857 से पूर्व अंग्रेजी राज और 1857 के बाद अंग्रेजी राज के फर्क को रेखांकित करने पर मिल सकता है। 1857 से पूर्व अंग्रेजों की नीति भारत को सिर्फ लूटने खसोटने की रही थी। उनकी निगाह सभी शोषण पात्र थे। जमींदार, नवाब, किसान, स्त्री, पुरुष सभी समुदायों के लोगों में उनके लिए कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन राष्ट्रीय संग्राम के बाद ब्रिटिश हुकूमत के आते ही अंग्रेजों की नीति में गहरा परिवर्तन आया। 1858 के अपने घोषणा पत्र में महारानी ने जो लंबे चौड़े वायदे किए थे, उन्हें पढ़कर कोई यह नहीं कह सकता था कि ब्रिटिश राजा यहाँ लूट खसोट के मकसद से पांव जमा रहे थे। घोषणा पत्र के यह भी कहा गया था कि हमारी यह इच्छा है कि जहाँ तक संभव हो सके बिना किसी जाति धर्म विभेद के हमारी प्रजा नौकरी के उन पदों पर नियुक्त हो सके जिनके पालन की योग्यता उनमें अपनी शिक्षा, योग्यता और ईमानदारी के कारण हो। महारानी ने भारतीयों के धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप न करने का भी आश्वासन दिया था। संभवतः यही कारण है कि भारतेंदु महारानी के प्रति इतने सम्मान प्रदर्शित करते हैं और भारत के कल्याण की उससे अपेक्षा करते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि उस समय तक देश का राजनीतिक हालत ऐसी हो चुकी थी कि नवाबों, राजाओं, सामंतदारों को आलसी, शोषणकारी प्रवृत्तियों से प्रजा बेहाल थी। सामाजिक बुराइयों, धार्मिक अंधविश्वासों से समाज पतन की ओर अग्रसर था। ऐसे में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ज्ञान विज्ञान, नई तकनीकी, नए प्रशासन की तरकीबें और स्वच्छ प्रशासन के आश्वासन निश्चय ही मन को लुभाने वाले थे। भारतेंदु ने लॉर्ड लॉरेंस 1864-69, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन के प्रति लेख, कविताएं लिखकर जो अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की वह अकारत नहीं थी। लॉर्ड लॉरेंस ने देश की आर्थिक उन्नति के लिए बहुत कुछ किया। किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए 1868 में पंजाब टेनेंसी एक्ट और अवध टेनेंसी एक्ट पास करवाया, जिसे इतिहासकारों ने लाभकारी एवं परोपकारी विधान माना है। यह बात दीगर है कि ब्रिटिश सत्ता के ये सभी सुधार अपने पैर जमाने की तालबाज तरकीबों का ही एक दिखावटी हिस्सा थे। लॉर्ड मेयो ने भी अपने अल्प शासन काल में देसी राजाओं और प्रजा का आदर अर्जित करने के लिए अनेक कदम उठाए। सार्वजनिक जीवन के से भ्रष्टाचार निपटाने की व्यवस्था भी मेयो ने की। लॉर्ड रिपन ने अपने शासनकाल के दौरान सुधार के जितने कार्य किए, उन्हीं के कारण उन्हें इतनी प्रशंसा मिली। भारतेंदु ने विपन्नाष्टक लिखकर उसमें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जय जय रिपन उदार जयति भारत हितकारी, जयति सत्यपथ पथिक, जयति जन शोक विदारी, जय मुद्रा स्वाधीन करण सालम दुखनाशन, व्रति व्रति पद जय पीड़ित जन दया प्रकाशन। भारतेंदु लॉर्ड रिपन और पूर्ववर्ती सभी लॉर्ड शासकों में अंतर करते हैं और बताते हैं क्यों लॉर्ड रिपन लॉर्डों से अधिक सम्माननीय, प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। यद्यपि बाहुल क्लाइव जित्यो सागरो भारत, यद्यपि और लाटनहु को जन नाम उचारत, यद्यपि हेस्टिंग्स आदि साथ धन ले गए भारी, यद्यपि लिटन दरबार कियो सजी बड़ी तैयारी, पे हम हिंदून की हीम की भक्ति न कहूँ संग भाई, सो केवल तुम्हारे संग रिपन छाया सी साधन भई। ध्यान देने की बात है कि भारतेंदु अंध राजभक्त नहीं थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन के प्रति उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियां इस बात की गवाह हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा धन लूट कर ले जाना, लॉर्ड लिटन के शासनकाल के 50 लाख से अधिक लोगों की अकाल में मृत्यु होना और उनके कुशासन की अनेक त्रुटियों को भारतेंदु ने कड़ी आलोचना की। स्ट्रेटेजी डिजिटलियो लिटन चित्र नीति के जाल फंसी भारत जय जर भयो काबुल युद्ध अकाल, सुजस मिले अंग्रेज को हुई रूस की रोक, बड़े ब्रिटिश वाणिज्य पे हमें को केवल शोक। देशभक्ति, अगला है देशभक्ति। 1858 से 1881 तक यानी लॉर्ड रिपन के शासन के शुरू होने तक भारतेंदु की राजनीति समझ इस प्रकार की थी कि जनता के दुखों, पीड़ाओं, बदहाली आदि को कभी प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा, कभी लॉर्ड के द्वारा महारानी तक पहुंचाने का अनुनय विनय करते रहे। महारानी जनता का हितरक्षक मानते रहे। डॉक्टर शिव कुमार के शब्दों में जहां तक भारतेंदु की राष्ट्रभक्ति का सवाल है, वह भी
काफी अरसे तक ऐसी राष्ट्रभक्ति है जिसमें देश दशा के प्रति पीड़ा, देशवासियों की दुर्गति पर क्षोभ और अवसाद, देशोद्धार की वास्तविक चिंता, देश के प्रति जर्जर रूढ़ि जर्जर स्वरूप पर खेद, आक्रोश और अपनी परंपरा पर गर्व, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को पाने की ललक तथा प्रगति के नए रास्तों पर देश को ले जाने की चिंता, पराधीनता, आर्थिक शोषण से मुक्ति की प्रबल आकांक्षा और उसके लिए किए गए प्रयास आदि तो हैं, परंतु यह सब राज राजेश्वरी के संरक्षण में हो सकेगा, इस बात का भोला विश्वास भी है। बाद में उपनिवेशवादी साम्राज्यवाद की सुधारवादी नीति की कलई उनके सामने उतरती गई। वे इस बात को समझ गए कि साम्राज्यवाद सामंतवाद के साथ हाथ मिलाकर वही पुराना लूट खसोट का खेल खेल रहा है और जनता की वास्तविक तकलीफों को दूर करने में उसके इरादे पाक साफ नहीं है। वह यह भी देख रहे थे कि अंग्रेजी सत्ता ने जनता और उनके बीच ऐसे लोगों को एक जमात का प्रलय देकर खरीद लिया है जो अंग्रेजी सत्ता के नायक होने की बिगुल बजाते रहे और बदले में लूट का एक हिस्सा हासिल करती रही। इसलिए 1881 में रचित उनकी कविता विजय वल्लरी और 1884 में रचित विजयिनी विजय वैजयंती में भारत के दुख कष्टों को तो खूब वर्णन है, किंतु कहीं पर भी महारानी तक इन दुखों को पहुंचाने का आह्वान नहीं है। विजय वल्लरी अफगान युद्ध समाप्त होने पर और विजयिनी विजय वैजयंती मिश्र विजय के बाद लिखी गई, लेकिन दोनों कविताओं का मूल लक्ष्य राजभक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि राजभक्ति को औजार बनाकर अंग्रेजों के शोषण अत्याचारों को उद्घाटित करना तथा वीरतापूर्व भारतीय संघर्ष की ऐतिहासिक परंपरा को उजागर करते हुए अंडरग्राउंड रूप से भारतवासियों को ललकारना है। ये वस्तुतः औपनिवेशिक सुधारवाद से मोवंग की कविताएं हैं। भारतेंदु और भारतीय नवजागरण डॉक्टर शंभूनाथ विजय वल्लरी ने भारतेंदु ने अफगान युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता पर हर्ष व्यक्त किया है, किंतु ऐसे युद्ध अंग्रेज क्यों लड़ते, इससे क्या लाभ होता, इसका भी स्पष्टीकरण दे देते हैं। ये तो समझत व्यर्थ सब यह रोटी उत्पात, भारत कोश विनाश को इत अति ही अकुलात, इति भति दुष्काल सो पीड़ित कर सो साग, ताहू पे धन नाश की यह बिनु काज कुयोग, स्ट्रेटजी डिजरेली लिटन चित्र नीति के झाड़, फंसी भारत जर्जर भयो काबुल युद्ध अकाल। भारतेंदु की यही बदली हुई समझ नए जमाने की मुकरी में दिखाई देती है, जिसकी रचना उन्होंने 1884 में की थी। भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बात में अति तेज क्यों सखी साजन नहीं सखी अंग्रेज। उपनिवेशी सुधारवाद के पोल और इस मुकरी की पूरी तरह खुल कर सामने आते हैं। अंग्रेज अब लड़ाई झगड़े से नहीं हंसकर चालबाजियों करके लूटने में लगे हैं। अगला है राष्ट्रीय चेतना। इसी प्रकार विजयिनी विजय वैजयंती कविता को लिया जा सकता है, जो लिखी तो मिश्र विजय के उपलक्ष्य में है, किंतु प्रकारांतर से औपनिवेशिक अंग्रेजी राज की चालबाजियों झूठे आश्वासनों को नंगा करती चलती है। मिश्र विजय का अभिनंदन करते करते अचानक भारत का ऐतिहासिक गौरव भीम अर्जुन नकुल सहदेव को याद और भारत की वर्तमान दुर्दशा का विवरण करने लगते हैं। वे अब कोई ऐसा मौका नहीं खोना चाहते जिसमें भारत की वास्तविक स्थिति, उसके लिए जिम्मेदारी आदि के प्रश्नों को सामने न लाएं। मिश्र विजय का विजय उत्सव मनाने के लिए बनारस इंस्टीट्यूट की एक विशेष सभा 22 सितंबर 1882 को बनारस के टाउन हॉल में हुई थी। वहीं भरी सभा में भारतेंदु ने एक कविता का पाठ किया था। इस कविता ने भारतेंदु ने अपनी समझ इस प्रकार व्यक्त की। जो भारत जग में रहो सब सो उत्तम देश, ताही भारत में रहो अब नहीं सुख के लेस। अर्थात अंग्रेजी राज या ब्रिटिश राज में भारत की हालत हो गई है कि सबका सुख लेस मात्र भी नहीं बचा है। हाय सोए भारत भूमि भई सब भांति दुखारी, रहो न एकहु वीर सहस्रन कोश मंझारी। पोत सिंह को नाद जनो भारत बन माही, ताह अब ससक सियार स्वान घर आंधी लखाही। जह झूठी उज्जैन अवध कन्नौज रहे वर, तह अब रोवत सिवा चहु दिसी लिखियत खंडर। इस कविता में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भारतेंदु अपनी समझ को और परिचय देते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारतेंदु ने इससे पहले कोई टिप्पणी नहीं की। कठिन सिपाही द्रोह अनल जा जल भस नासी,
जिन भय सिर पर है हिलाई सकत कहूँ भारतवासी। सिपाही विद्रोह को भारतेंदु गलत नहीं कठिन मानते हैं। इसके बारे में डॉक्टर शंभुनाथ टिप्पणी करते हैं, इन पंक्तियों को लगता है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने समय के औपनिवेशिक आतंक को पूरी तरह जीकर लिखा है। उन्होंने सिपाही विद्रोह को गलत नहीं कहा, बल्कि बताया कि यह कितना कठिन काम था। इसके प्रतिशोध में अंग्रेज सेना ने देश भर के जनबल को इतनी निर्ममता से नाश किया कि अब भय से भारतवासी कहीं सिर उठा नहीं सकते। भारतेंदु कार्ल मार्क्स के समकालीन थे। 1857 के प्रति उनका नजरिया भी क्रांतिकारी था। मार्क्सवादी की इस विद्रोह को राष्ट्रीय कहकर मर्यादा दी, भारतेंदु ने कठिन कहकर दी। देश की तत्कालीन दुर्दशा का भी भारतेंदु ने यथार्थ चित्रण किया है। साथ ही इन कारणों का खुलासा भी करते हैं। अतीत के वर्णन के साथ यह भी बताते ही चलते हैं कि उनका इतिहास कितना गौरवशाली था। प्रबोधिनी कविता में उन्होंने लिखा है, गयो राज धन तेज रोष बल ज्ञान नसाई, बुद्ध वीरता श्री उचा सूरता विलाई, आलस कायर पनो निर उद्यमता अब छाई, रही मूड गैर परस्पर कलह लड़ाई, सीखत को न कला उदार भरी जीवत केवल, पशु समान सब अन्न खात पियत गंगा जल, धन विदेश चली जात तऊ जियत होत न चंचल, जड़ समान होवे राहत अकिल, हत रची न सकल कल, जीवत विदेश की वस्तु ले तबिनु कछु नहीं करी सकत। देशवासियों के राजपाट धन के साथ साथ ज्ञान और शक्ति भी खो दी है। बुद्धि, वीरता, उत्साह, समृद्धि की सूरत दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। आलस, कायरपन का ही साम्राज्य चारों ओर दिखाई पड़ता है। मूर्खता, दुश्मनी, आपसी फूट में देश में डूबा हुआ है। देशवासी कोई कला नहीं सीखते, पशुओं की भांति केवल उदरप्रीति में लगे हुए। सारा धन विदेश जा रहा है और किसी को कोई चिंता नहीं है। विदेशी माल इस्तेमाल किए बिना मानो इनका कोई काम ही नहीं हो सकता। भारतेंदु की नजर में भारत की एक ऐसी दशा सबसे बड़ा कारण आक्रमणकारी अंग्रेज है। दूसरा कारण जनता की रूढ़िवादिता, धर्मांधता और सामाजिक रूढ़ियां हैं। तीसरा कारण आलस्य, अपव्यय, झूठी शानो शौकत और चौथा कारण उनकी कायर प्रवृत्ति है। देशवासियों को ये कारण बताकर अपनी कविताओं में वे उन्हें फटकार भी लगाते हैं और सुधरने का आह्वान भी करते हैं। देश की उन्नति के लिए सब कुछ भूलकर, ऊंच नीच जाति छोड़कर एक होने की प्रेरणा भी देते हैं। भारत की तात्कालिक दुर्दशा का भी भारतेंदु ने खुलकर अपनी कविताओं में यथार्थ चित्रण किया है। इस प्रकार यही देखा जाए तो भारतेंदु राज पर विश्वास से आरंभ करके भारतेंदु की राजनीतिक समझ औपनिवेशिक सुधारवाद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद की चालाकियों को समझने में और उन्हें नंगा करने में सक्रिय हुई हैं। इसलिए भारतेंदु की कविताएं यदि एक और राजभक्ति का भ्रम पैदा करती हैं, तो दूसरे ही क्षण देश की दुर्दशा के कारणों का खुलासा करती हुई राष्ट्र की एकता के लिए जनता को एकजुट होने का आह्वान भी करती हैं। समाज सुधार और नवजागरण। पश्चिमी सभ्यता के साथ पहले संपर्क में आने के कारण पश्चिमी बंगाल में नए विचारों का प्रादुर्भाव भी पहले ही हो गया। मध्यकालीन भारतीय समाज की रूढ़िवादिता, संकीर्णता, अंधविश्वासी चेतना को पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के आलोक में झकझोर कर जागने का काम बंगाल में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद सरीखे विद्वानों ने अपने हाथ में लिया था। 1828 ईस्वी में बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हो चुकी थी। बाल विवाह पर रोक, विधवा विवाह की अनुमति, नारी शिक्षा, अंधविश्वास का नकार आदि सामाजिक क्रांति के स्वर वहां गूंजने लगे थे। भारतेंदु यात्रा के शौकीन थे। अपने से छोटे से जीवन में उन्होंने देश के विभिन्न भागों की अनेक यात्राएं की थी। बंगाल की यात्रा का लाभ उन्हें वहां समाज सुधार की प्रगति देखकर मिला। भारत जिनका खुल के जिसका खुले मन से स्वीकार कर हिंदी प्रदेश में वे यह ज्योति ले आए। और खुलकर सामाजिक सुधारों का झंडा उठा लिया। अपनी स्वतंत्र कविताओं के अलावा नाटकों में लिखी गई कई कविताओं में भी समाज सुधार के अनेक विचार अभिव्यक्त हुए हैं। सामंती संस्करणों के चलते भारतेंदु स्वयं
रसिक मिजाज के थे। उनकी 2 प्रेमिकाएं थीं, किंतु नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण बंगाल के नवजागरण मूलक सुधार आंदोलन का व्यापक प्रभाव था। वे नारी शिक्षा की हिमायती थे, वैश्यागमन के खिलाफ थे, नारी को पुरुष के बराबर मानने के पक्षधर थे। स्त्रियों उपयोगी पत्रिका बाल बोधनी का प्रकाशन भी उन्होंने शुरू किया, जिसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति, जो नारी सोई पुरुष, या में कछु न विभक्ति। भारतेंदु हरिश्चंद्र विद्यासागर के भी संपर्क में आए थे, जिन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में पौराणिक ग्रंथों से काफी सबूत जुटाए थे। भारतेंदु स्वयं विधवा विवाह के समर्थक हो गए थे। वैद्य की हिंसा हिंसा न भवति में बंगाली पात्र द्वारा उच्चारित यह श्लोक विद्यासागर से ही प्रेरित था। नष्टे मते प्रव्रजिते क्लीब न पतिते पतो पंच स्वायत्तु नारिणा पतिर्यो विधीयते। अर्थात पति के नष्ट हो जाने, मर जाने, लापता हो जाने, नपुंसक हो जाने, पतित हो जाने पर इन 5 प्रकारों की विपत्तियों पर पड़ी स्त्रियों के दूसरे पति का विधान है। नए जमाने की मुकरी में भारतेंदु विद्यासागर की प्रशंसा करते हैं। सुंदर वाणी कही सुझावे, विद्यावान नेह बढ़ावे, दया निधि परम गुण गावे, सखी साजन नहीं विद्यासागर। इसी प्रकार भारत दुर्दशा में एक पात्र द्वारा भारतेंदु कहलवाते हैं कि धर्म ने समाज की दुर्दशा कैसे की है। रची बहुविधि के वाक्य, पुराणन माही गुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए, जाति अनेकन करी नीच और ऊंच बनायो, खान पान संबंध सबन सो बरजी चुड़ायो, जन्म पत्र विधि मिले, ब्याह नहीं होन देत अब, बालकपन में ब्याही पति बलि, नास कियो सब, करी कुलान के बहुत भया, बलि विरज मारयो, विधवा विवाह निषेध कियो, विचार प्रचारयो, रोकी विलायत गमन कुप मंडूक बनायो, औरन को संसर्ग छुड़ाए, प्रचार गठायो, बहुदेवी देवता भूत प्रेत आदि बुझाई, ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराई। छुआछूत, बाल विवाह, देखकर विवाह करना, विदेश गमन पर रोक, मूर्ति पूजा आदि टकोसले अंधविश्वासों का भारतेंदु खुलकर विरोध करते हैं, जिन्होंने समाज को रूढ़िवादी बनाकर पतन की ओर धकेल दिया है। समाज की रूढ़िवादिता का विरोध करते हुए भारतेंदु शिक्षा और अपनी भाषा के प्रति उदासीनता के लिए भी चिंता व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी का मकसद अंग्रेजी शिक्षा द्वारा ऐसे लोगों की जमात खड़ी करना था जो प्रशासन में उन्हें सहयोग दे सके। इस संदर्भ में मिशनरियों द्वारा स्थापित स्कूल, लॉर्ड बेंटिंग मेटकॉफ, राजा राम मोहन राय इत्यादि के समर्थन के बाद 1835 में शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी शिक्षा बना दिया गया और 1852 में बंगाल, बम्बई, कलकत्ता प्रेसिडेंसियों के लगभग 10,000 विद्यार्थी अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। भारतेंदु नवजागरण की इस प्रवृत्ति के पक्षधर थे, चाहते थे कि लोग अंग्रेजी सीखकर विश्व के ज्ञान विज्ञान से परिचित हों। लखनऊ न अंग्रेजन करी उन्नति भाषा माही, सब विद्या के ग्रंथ अंग्रेजी माँ लखई। अंग्रेजी के साथ निज भाषा उन्नति का भी जोर जोर से पक्ष लेते हैं। हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान कविता की पंक्तियां आपने भी अवश्य पढ़ी सुनी होंगी। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हृदय के सूल। अंग्रेजी पढ़ने के पक्षधर होते हुए भी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि अंग्रेजी के साथ साथ अपनी भाषाओं का ज्ञान भी होना आवश्यक है। अंग्रेजी पढ़े के जतति सब गुण होत प्रवीण, वे निज भाषा ज्ञान के बिन रहत हीन। इस कविता में भारतेंदु तरह तरह के उदाहरण देकर समझाते हैं कि भाषाओं को सीखना देश के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, विश्व के ज्ञान विज्ञान तकनीक को हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। यदि अंग्रेजी का ज्ञान न हो तो नहीं कछु जानत, तार की खबर कौन विधि जात, रेल चलत की ही भांति सो कल को, है काको नाव तोप चलावत की ही सब जारी, शकल सो गाँव, वस्त्र बनत की ही भांति सो कुछ सो कागज की ही विधि होत, खाही कवायद कहत है बांधव किनी जल स्रोत, उतरत फोटोग्राफी कीनी चिन्ह में महम छाया रूप, होए मनुष्य हित क्यों भय हम गुलाम ये भूप। साहित्य क्षेत्र में भारतेंदु का योगदान। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र मात्र एक कवि और कुशल गद्यकार ही नहीं, एक युग प्रवर्तक साहित्यकार भी थे। उनके इर्द गिर्द कवियों लेखकों का एक बहुत बड़ा समुदाय एकत्र हो गया था, जिसे
भारतेंदु मंडल के नाम से अभिहित किया जाता है। इस दृष्टि से बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दास, ठाकुर जगमोहन राधा, कृष्ण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी, लाला श्रीनिवास दास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। भारतेंदु ने के साथ ही इनकी मंडली के अधिकांश लेखकों की अपनी पत्रिकाएं थीं। इन सब के माध्यम से भारतेंदु ने हिंदी के प्रचार प्रसार के साथ ही नवजागरण और समाज सुधार का एक व्यापक अभियान चलाया। पत्र पत्रिकाओं में उठाए जाने वाले मुद्दे, इनमें आयोजित बहसों के माध्यम से जन जागरण की भावना का प्रचार प्रसार होता था। धार्मिक अंधविश्वास, सामाजिक रूढ़िवादिता, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना के विरोध और पारस्परिक मेल मिलाप, समानता, स्वतंत्रता की भावना के महत्व को भारतेंदु और उनके मंडल में के लेखक पूरे तालमेल के साथ अपने लेखन और अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचारित करते थे। भारतेंदु की सामाजिक प्रतिबद्धता इतनी गहरी थी कि वे अपनी पत्रिकाओं में विभिन्न स्थानों की बोली में कविता के तमाम सारे ऐसे विषयों की सूची प्रकाशित करते थे जिन पर स्थानीय लोग कविताएं लिखकर लोगों से वितरित करें। इस प्रकार की रचना वे स्वयं छापते थे। इनके विषय होते थे नारी शिक्षा का महत्व, बच्चों को सुचारू रूप से पालन पोषण, अंधविश्वास और रूढ़ियों का दोष का वर्णन आदि। अपने इन कार्यों के माध्यम से भारतेंदु ने जनहित के एक व्यापक आंदोलन का सूत्रपात किया था। अपनी कविताओं के साथ ही उन्होंने अपने नाटकों में पहेली, मुखरी, कजली, विरह, चांचर, चेता, खमेर, केवटा, विदेशी आदि लोकगीतों की शैली का प्रयोग कर जनजागरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा था। ये सारे कार्य उनके साहित्यिक योगदान के साथ सामाजिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं। सारांश संक्षेप में अब यदि आकलन करें तो देखते हैं तो भारतेंदु एक कवि के रूप में एक और तो अपनी परंपरा से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो दूसरी ओर काव्य को जनता के साथ भी जोड़ना चाहते हैं। ये काम शिल्प के स्तर पर भी लोक संगीत, लोक छंदों को अपनाकर करते हैं, तो विषय वस्तु के स्तर पर समाज और जन जीवन के तमाम दुख दर्दों अपनी कविताओं का विषय बनाकर राष्ट्रीय नवजागरण के जितने भी आयाम हो सकते हैं, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, समाज सुधार, वे सब भारतेंदु की कविता का विषय बनते हैं। अपनी काव्य विकास के दौरान वे अंग्रेजी राज की साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी मानसिकता को भी समझते हैं और खुलकर उसके विरोध भी खड़े होते हैं। विशेषकर भारत दुर्दशा में आई उनकी कविताएं और हिंदी भाषा पर उनका काव्य व्याख्यान इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। हालांकि आरंभ में वे ब्रजभाषा की मधुरता, सहजता और काव्य का पारंपरिक माध्यम होने के कारण वे सोच पाने में कठिनाई अनुभव करते रहे कि काव्य की भाषा खड़ी बोली हो सकती है, किंतु अन्य भारतीय भाषाओं में उर्दू, गुजराती, बंगाली, अंग्रेजी भी कविताएं लिखकर वे अपने देश प्रेम, भाषाओं के प्रति राष्ट्रीय दृष्टि का भी परिचय देते चलते हैं। कुछ विद्वानों को भारतेंदु की राजभक्ति की कविताओं को देखकर हमेशा उन्हें स्वीकार करने से परेशानी का अनुभव होता है, किंतु विश्लेषण करने और ऐतिहासिक सामयिक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखने पर उनकी सामर्थ्यता या स्वाभाविकता स्वतः जाहिर हो जाती है। दरअसल पुनर्जागरण के ऐसे समय में जब देश समाज एक ओर अपनी ही धर्मांधता, रूढ़िवादिता, साहित्य की समाज विमुख परंपरा से लड़ने के लिए तैयार हो, दूसरी ओर साम्राज्यवादी आक्रमणकारी शक्तियों से मुकाबला करने को तैयार होना चाहता हो, तो किसी भी रचनाकार को गहरे आत्मसंघर्ष, अंतर्विरोधों का सामना करना पड़ सकता है। उनके इन अंतर्विरोधों, आत्मसंघर्ष को यदि सही परिप्रेक्ष्य में रखकर न देखा जाए तो निष्कर्ष गलत निकल सकते हैं। भारतेंदु का साहित्य, विशेषकर उनके काव्य, इन अंतर्विरोधों को अपनी रचना प्रक्रिया का अंग बनाकर सर्जन के धरातल पर आता है। इसलिए उनके काव्य की मुख्य विशेषताओं को राष्ट्रीय नवजागरण की प्रवृत्तियों के रूप में ही देखा समझा जाना चाहिए।